नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2022-23 के लिए बजट पेश किया और बजट से मिडिल क्लास को जरूर झटका लगा। दरअसल टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद लगाए बैठे टैक्स पेयर्स को राहत नहीं मिली, जबकि मोदी सरकार ने कॉर्पोरेटिव टैक्स को घटाने के साथ उस पर लगने वाला सरचार्ज को कम किया। 90 मिनट के अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टार्टअप और किसानों के लिए भी कई ऐलान किए और एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी, जीरो बजट खेती और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। तो चलिए जरा 20 बड़ी बातें सबसे पहले आपको इस बजट की बताते हैं, दिखाते हैं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। पेंशनधारियों, दिव्यांगों के माता पिता को टैक्स में राहत रहेगी, तो ये फिलहाल बड़ी चीजें हैं। और इसके साथ साथ क्या और बड़े बदलाव किए गए जरा वो भी आपको दिखाते हैं। आईटीआर में भूल सुधार के लिए 2 साल का मौका दिया जाएगा। वहीं सरकार 2022-23 में डिजिटल करेंसी जारी करने जा रही है और इसके लिए बड़ा रोड मैप तैयार भी करना है और इस बजट से संकेत मिलते हुए नजर आए हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कुछ और खास चीजें। आरबीआई देश में डिजिटल करेंसी लेकर के आएगा और इसको लेकर के इस बजट के अंदर संकेत मिले हैं। वहीं डिजिटल करेंसी के ट्रांसफर पर 1% का टैक्स लगेगा। क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा, यह भी साफ किया गया। वहीं आप करेंसी से आमदनी या घाटे पर भी 30% का टैक्स लगेगा, तो ये इस दौरान स्पष्ट कर दिया गया, साफ कर दिया गया। और क्रिप्टो करेंसी को लेकर के कई सवाल इससे पहले तक उठ रहे थे, लेकिन अब अगर इससे मुनाफा होता है, नुकसान होता है, तो दोनों एवज में आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी, यह तय किया गया। साल 2023 मोटा अनाज वर्ष होगा, यह भी यहां से संकेत दिए गए हैं। वहीं गंगा किनारे ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया जाएगा ताकि किसी भी तरीके से केमिकल युक्त पानी और उसका जो नुकसान है वो नदियों को ना हो। कॉर्पोरेटिव सरचार्ज 12% से घटाकर 7% तक लेकर के आए हैं। वहीं स्कूलों में पढ़ाई के लिए ई विद्या का विस्तार किया जाएगा और छात्रों के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ये यहां से संकल्प लिया गया, यहां से तय भी किया गया है और इस बजट के अंदर इसको शामिल किया गया, जोड़ा गया। पॉलिश हीरे, चमड़े के सामान, खेती के सामान, विदेशी मशीनें, कपड़े भी सस्ते होंगे। वहीं 25,000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया जाएगा, इस बजट के अंदर स्पष्ट किया गया। वहीं अगले 3 साल में 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेन चलेंगी और 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे बनाए जाएंगे। और ये कुछ बड़ी और खास चीजें हैं और जरा कुछ और अहम चीजें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनेंगे। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस पूरे बजट की 20 बड़ी बातें जो कि आपने देखी हैं। वहीं पीएम मोदी ने इस बार के बजट की तारीफ की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार की कोशिश जीवन के सभी क्षेत्र में आधुनिकता लाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि बजट में किसानों का ध्यान रखा गया है। विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। ये पिछले कुछ घंटों से देख रहा हूं जिस प्रकार से इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है। सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता आए, टेक्नोलॉजी आए, जैसे किसान ड्रोन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, डिजिटल करेंसी हो, बैंकिंग के क्षेत्र में डिजिटल यूनिट्स हो, 5G सर्विसेज का रोल आउट हो, नेशनल हेल्थ के लिए डिजिटल इकोसिस्टम हो। इनका लाभ हमारे युवा,
हमारे मध्यम वर्ग, गरीब, दलित, पिछड़े, ये सभी वर्गों को मिलेगा। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे मां गंगा की सफाई का जो अभियान है, उसमें मां गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज, इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। एमएसपी खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोरोना काल में एमएसएमई यानी हमारे छोटे उद्योगों की मदद और उनकी सुरक्षा के लिए देश ने लगातार अनेक निर्णय लिए थे, अनेक प्रकार की मदद पहुंचाई थी। इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने बजट को जनता के हित में बताया और सीएम ने कहा कि गरीब और मजदूरों के लिहाज से ये बजट बेहद महत्वपूर्ण है। कि बहुत ही एक अच्छा बजट, खास करके जो गरीब परिवार हैं, जो इस प्रकार के लक्षित जो हमारे परिवार हैं, गरीब यानी किसान हैं, गरीब हमारा मजदूर है, हमारा छोटा व्यापारी है, छोटा उद्योगपति है, खास करके स्टार्टअप्स हैं, इनके लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। 25,000 किलोमीटर हाईवेज की आज बात कही गया है। अगले जो 22-23 का बजट है, 25,000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। रोपवे के लिए भी 80 किलोमीटर रोपवे, जिसमें अधिकतर रोपवे पहाड़ी क्षेत्र, खास करके उत्तराखंड और हिमाचल, उसी के लिए दिया गया है। और इसके बाद किसानों के लिए उसमें बहुत योजनाएं बनाई गई हैं। 1 लाख करोड़ रुपया ये स्टेट्स को सहायता के रूप में ये दिया जाएगा। जीएसटी एवर हाईएस्ट जो भी पिछले महीने का डाटा आया है, उसकी प्राप्ति के बाद जो सहायता अधिक से अधिक प्रांतों को की जाएगी, प्रदेशों को की जाएगी, उसमें से वहाँ के प्रदेशों का विकास का काम ये और आगे बढ़ेगा। तो बजट सामने आ चुका है, लेकिन सवाल कई है। सवाल यह है कि बजट 2022-23 किसानों के लिए कितना खास रहा है, कितना महत्वपूर्ण रहा है और क्या किसानों को इस बजट से मिला है, जरा वो समझने की कोशिश होगी। लेकिन कॉर्पोरेट को राहत, मिडिल क्लास को आखिर क्या, वहीं महंगाई से राहत के लिए क्या रोड मैप है सरकार का। हालांकि इस बजट के जरिए बहुत कुछ साफ किया गया, लेकिन इन सभी चीजों को लेकर के जरा आप आगे बढ़ते हैं और इन्हीं सवालों के साथ इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि हमारे साथ अर्थशास्त्री अखिल स्वामी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अखिल जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जरा मैं जल्दी से आपसे एक रिएक्शन लेना चाहता हूं और सबसे पहले आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि मौजूदा वक्त में बजट पेश किया गया, लेकिन इसको लेकर के कई सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्षी खेमा इससे नाराज और नाखुश नजर आ रहा है, लेकिन सरकार इसको आने वाले समय के लिए एक अच्छा और एक विजन के साथ वाला बजट मानकर चल रही है। सबसे पहले जरा जल्दी से आपसे एक रिएक्शन लेना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले जरा मैं बताऊं कि हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ चुका है। जरा आप सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता रमन मलिक साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मलिक साहब, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता राय सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राय सिंह जी, बहुत स्वागत है। और इनेलो से प्रवक्ता ओंकार सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ओंकार जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और उद्योगपति अजय जुनेजा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है। लेकिन अखिल स्वामी जी, जरा जल्दी से आपसे एक रिएक्शन चाह रहा हूं। वीरेंद्र हुड्डा हमारे साथ किसान नेता भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन जरा जल्दी से अखिल स्वामी जी, आपसे एक रिएक्शन इस पर ले रहा हूं। आपको इस पे क्या नजर आ रहा है और क्या आने वाले समय के लिए जो लॉन्ग टर्म विजन के तहत ये बताया जा रहा है कि 25 सालों का ये विजन है, लेकिन आज का ये बजट कैसे लॉन्ग टर्म विजन पर काम करेगा? इस बजट का पूरा सारांश और निचोड़ केवल एक है। वो निचोड़ ये है कि मार्केट में
भारत सरकार विनिवेश करना चाहती है, डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है और चाहती है कि लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें और कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़े, शेयर मार्केट बढ़े, जिसकी वजह से जब शेयर मार्केट बढ़ेगा और शेयर्स के दाम बढ़ेंगे तो जो विनिवेश होगा वो ऊंचे दाम पे होगा। केवल सरकार की यह मंशा नजर आती है, जहां कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने की बात है, सरचार्ज को कम करने की बात है। क्योंकि देखिए वास्तविकता यह है कि आज की तारीख में जो शेयर मार्केट है वो अपने पीक पे है और इसका कारण फंडामेंटल नहीं है। इसका कारण यह है कि पूरे विश्व बाजार में जो तरलता है उसको अमेरिका ने, चाइना ने, यूरोप ने झोंका है मार्केट के अंदर। अमेरिका में उन्होंने बॉन्ड की परचेज की, जिसकी वजह से मार्केट में तरलता बहुत ज्यादा बढ़ गई और ग्रोथ अच्छी हुई, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से उन्होंने ये बॉन्ड की परचेज जो है उसको बंद कर दिया और ये संभावना, क्योंकि तरलता कम हो गई, इंटरेस्ट बढ़ गया, तो एफडी में और जो बॉन्ड है उनमें इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और इक्विटी मार्केट से पैसा निकलने की संभावना है। तो अगर मार्केट में कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया तो उससे कंपनियों के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ जाएंगे और शेयर मार्केट बढ़ा रहेगा, जिसको सरकार को विनिवेश करने का पूरा मौका मिलेगा। जहां तक मैं चाहता था इस बजट से वो था किसानों के लिए और युवाओं के लिए, क्योंकि मैं अध्यापक हूं। मेरे हिसाब से जो अन्नदाता है, जो किसान है, उसकी इनपुट कॉस्ट 20-25% बढ़ गई है पिछले 2 साल के अंदर, क्योंकि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के दाम बढ़ गए हैं और उसकी जो उपज का मूल्य है वो 2-3% हर साल बढ़ता है। जो एमएसपी भी बढ़ता है वो 2-3% बढ़ता है, तो वो कष्ट में है। जो युवा है, जो सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, 10-15 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, 10-10 साल, 15-15 साल से जो युवा बच्चे हैं, 10-10 साल से गांव से गरीब घर के बच्चे, मध्यम वर्ग के बच्चे, माँ बाप उनका अपना पेट काट के उनको शहर भेज रहे हैं। अगर आप सरकारी नौकरियां नहीं भरेंगे और कहेंगे कि आप जाके निजी क्षेत्र में नौकरियां कीजिए, और निजी क्षेत्र में जिस प्रकार से शोषण होता है, सरकारी नौकरी के लिए जो वो संघर्ष कर रहे हैं, तो सरकारी नौकरी में खर्च को बचाने के लिए अब सरकारी अगर पदों को नहीं भरते हैं तो सरकार का तो जो भरण पोषण हो जाएगा, उसकी तो जो अर्थव्यवस्था है वो सुधर जाएगी, उसके पास पैसा खर्च करने का मौका मिलेगा, लेकिन जो परिवार है उसकी आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ जाएगी। तो युवाओं के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, किसानों के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं है, केवल उन कॉर्पोरेट्स के लिए है, विशेषकर जो इक्विटी मार्केट में हैं, जो शेयर मार्केट में हैं। तो ये कैपिटल मार्केट ओरिएंटेड बजट है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मध्यम वर्ग के लिए ज्यादा कुछ खास नहीं है, बाकी अलग अलग तबकों के बारे में भी आपने बताया कि ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए बहुत कुछ नजर इसमें आता है। जरा मैं जल्दी से एक रिएक्शन इस पर, रमन मलिक जी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। मलिक साहब, जल्दी से एक रिएक्शन इस पर चाहता हूँ, क्योंकि अर्थशास्त्री आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसमें अलग अलग, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो कहा जा रहा है कि इसमें बहुत कुछ है, लेकिन अलग अलग तौर पर इसका आकलन भी किया जा रहा है। आकलन यहाँ पर भी हुआ है, अखिल स्वामी जी कह रहे हैं कि इसमें बहुत कुछ ज्यादा खास नजर नहीं आया। माफ करिए, जैसे मैं देखना चाहूंगा चीजों को वैसे ही मैं देखने का प्रयास करूंगा। तुम जैसे अपने जी देखेंगे अखिल जी, उनको वैसा ही दिखेगा। मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखता हूँ कि मेरा देखने का नजरिया ये कहता है कि जब 25,000 किलोमीटर यानी 70 किलोमीटर रोज की सड़क बनेगी तो वो गांव देहात में वो मजदूर, किसान के बच्चे, उन सबके पास आमदनी का एक स्रोत बनेगा। जब एमएसएमई में नॉर्मल खर्चे के अलावा 2 लाख करोड़ का एक्सेस फंडिंग अवेलेबल कराई जाएगी तो मीडियम, मध्यम वर्ग या मजदूर या उससे ऊपर, इन सब लोगों के पास भी एक स्थिरता आएगी मार्केट के अंदर, एक स्थिरता आएगी व्यवसाय के अंदर, आर्थिक जगत के अंदर। जब मैं ये बोलता हूं कि इस देश के अंदर 400 अगले 3 साल में 400 नई वंदे भारत एक्सप्रेस आएंगी तो उससे यातायात सुगम भी होगा और समय बचेगा। टाइम वेस्ट इज मनी वेस्टिंग। तो ये जो चीज है, इन सारे आयामों को जब आप देखते हैं, या आप देखेंगे कि स्टेट को क्या जा रहा है, या आप देखेंगे कि किसान की जेब में सीधा पैसा जाएगा, किसान के लिए जो अपना यूरिया है या दूसरा है उसके लिए 50-58 हजार करोड़ होता था, उसकी जगह 70,000 करोड़ सरकार ने लगाया। तो ये भी दिखाता है कि एक्चुअल वर्किंग में डायनामिक होने के कारण सरकार कभी भी चीजों से
पीछे नहीं हटी है, बल्कि एक कदम आगे बढ़ के चीजों को अपने ऊपर लिया है। 80 करोड़ लोगों को पिछले 8 महीने से राशन जा रहा है। ये भी दिखाता है कि जो वनरेबल सोसाइटी है, जो ऐसी सोसाइटी है जिसके पास सक्षमता नहीं है, उनको भी, उनका भी, वो भी खाली पेट ना सोए, इसका प्रयास, इसका सारा काम सरकार ने करा। जहां तक जहां अखिल जी की बात है, मैं इतना सा जरूर अपनी स्टेटमेंट को उनका जवाब देते हुए खत्म करूंगा कि मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं कि इसमें ध्यान रखा गया है कि मार्केट शुड ग्रो, लेकिन क्यों? अगर आपका मार्केट ग्रो करता है, आपकी कंपनियों की वैल्यूएशन बढ़ती है, स्पिल ओवर इफेक्ट पूरी इकोनॉमी में आता है, आपका एक टारगेट है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का, आपका एक टारगेट है कि आपके अंदर जो आत्मनिर्भर भारत के अंदर 68% डिफेंस प्रोक्योरमेंट देश से हो, या आप आज की डेट में ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को बेच रहे हैं, या T9 वज्र टैंक आप घर में बना रहे हैं, 100 बना के दे चुके हैं, 200 और का ऑर्डर आप ऑलरेडी दे प्रोसेस में। तो ये कंबाइंड एक इफेक्ट जो है, और नेटवर्क जो है, रोड का नेटवर्क जो है, ठीक है सर, वो प्रोडक्शन को फास्टर पहुंचाने की वजह से इकोनॉमी में इम्पेटस आता है। ठीक है, मैं अब जरा राय सिंह जी को इसमें जोड़ लेता हूं। राय सिंह जी, अब बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह है कि जो सरकार की तरफ से बार बार इससे पहले भी टारगेट सेट किए गए थे, 2022 का जो लक्ष्य दिया गया था किसानों की आय दोगुनी करने का, रोजगार को लेकर के भी एक टारगेट दिया था कि हम जो है लगातार नौकरियां देंगे, लेकिन अब लाखों में संख्या, क्योंकि कांग्रेस लगातार इसको लेकर के भी हमलावर है। आपको नजर आता है कि चाहे वो किसानी का क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय जो परिवार हो उनकी बात हो, टैक्स स्लैब में कोई किसी तरीके की राहत नहीं या कोई बदलाव नहीं, क्या किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? क्योंकि मलिक साहब ने भी कहा कि नजरिया सबका अलग अलग है, बजट एक ही है लेकिन सबके नजरिए अलग अलग हैं। आपने किस नजरिए से देखा? देखिए, जिस प्रकार जिस राष्ट्र के अंदर, जिस देश के अंदर एक नंबर के नेता हम मानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी होते हैं, उन्होंने 7 साल पहले जो कुछ वायदे किए थे, और उन्हीं वायदों को देश के 2 नंबरी नेता जो गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने उन सभी वायदों को जुमले करार दे दिया था। तब से लेकर लगातार 7 साल तक हम केवल जुमलों की सरकारों के नए नए वादे, नए बजट में नए नए आंकड़ों की बाजीगरी देखते आ रहे हैं। अब आपका जो सवाल है, आज का जो बजट है वो उन्हीं के इर्द गिर्द है। इस बजट में ना कोई कृषि पर कोई विशेष प्रावधान है, कृषि के लिए कोई सब्सिडी नहीं है, बल्कि एमएसपी का जो 2021 और 22 का जो 248 लाख करोड़ का जो बजट था देने का, मूल्य देने का, उसको कम कर दिया है। अब जो किसानों को सब्सिडी मिलती थी खाद पर, उसमें कम कटौती कर दी गई है। अब ये नजरिया ठीक है, हमारे मित्र भाजपा के प्रवक्ता ने सही कहा कि नजरिया देखने का है, समझने का है, लेकिन हम जुमलों के नजरों से, हम लुभावने नजरों से, हम धोखेबाज नजरों से नहीं देख सकते चश्मा। हमारा चश्मा जो है वो देश का लगातार जो किसान दुखी है, लगातार रोजगार मांग रहे हैं। 58,000 करोड़ ज्यादा होता है या 70,000 करोड़? एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, 50-55,000 करोड़ ज्यादा होंगे या 70,000 करोड़? ये सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इन बातों में कुछ अरे बताओ ना भाई। अरे मुझे पता है मेरे भाई, मुझे क्या है दोनों में? आपने जो एमएसपी का बजट दिया, आपने अभी एमएसपी पे भी आता हूँ, अभी एमएसपी पे भी आता हूँ भाई। ये बताओ 50 करोड़ ज्यादा है, 50,000 करोड़ ज्यादा है या 70,000 करोड़? चलिए ठीक है, इस सवाल के साथ मैं वापस लौटता हूं सर, मैं वापस लौटता हूं। राय सिंह जी एक मिनट, अखिल स्वामी जी को जरा मैं जल्दी से जोड़ रहा हूं। अखिल स्वामी जी, मैं जरा जल्दी से आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं। बार बार मैं राय सिंह जी मैं वापस लौटता हूं, आपके साथ ही चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। मलिक साहब एक मिनट जरा, ठीक है। अखिल स्वामी सर, एक बड़ा सवाल है कि अब कृषि सेक्टर में क्या आखिर मिला है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि तकनीकों का सहारा लेकर के कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, किसानों को मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए बहुत कुछ किया गया है। आपकी नजर में क्या? राय सिंह जी एक मिनट, ठीक है सर, एक मिनट जरा, मलिक साहब एक मिनट, अखिल स्वामी जी, आप शून्य से, अखिल स्वामी जी, जो व्यक्ति हमेशा शून्य में रहता है उससे बहुत अच्छे हो। अखिल स्वामी जी मुझे सुन पा रहे हैं? ये जो 70,000 करोड़ गया वो क्या हुआ? अखिल स्वामी जी मेरी आवाज पहुंची आप तक? इस देश को नहीं चला सकते, अनर्थ नीति लेकर आए देश के अंदर। 7 साल से क्या किया आपने? कौन सा, कहाँ गया आपका स्टार्टअप?
कहा गया आपका रोजगार का कौशल? सर अनम्यूट कर लीजिए एक बार अखिल स्वामी जी। राय सिंह जी एक मिनट वापस लौटता हूं, एक मिनट। नहीं, बात रख रहे हैं। कौन आया इस देश में? रमन मलिक साहब एक मिनट सुनिए ना। अखिल स्वामी जी बात रखिए अपनी, एक मिनट। राय सिंह जी सुनिए, राय सिंह जी एक मिनट जरा वापस लौटता हूं, एक मिनट। फिर मैं चला जाऊंगा, 1 मिनट बोल लेने दें। अखिल स्वामी जी 1 मिनट बोल लेने दें, उसके बाद ये प्रश्न पूछ लें। अखिल स्वामी जी सर, मेरा सवाल यह है कि कृषि सेक्टर के अंदर बहुत हद तक बदलाव की बात की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने तकनीकों का सहारा लेकर के कृषि क्षेत्र को और मजबूत करने का काम किया है। अब इसमें विपक्षी खेमा बार बार ये सवाल उठा रहा है कि सर कृषि सेक्टर के अंदर पहले से इतना बहुत हद तक कुछ ज्यादा इस बजट के अंदर एलोकेशन तो हुआ नहीं है, तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, वास्तविकता में जो किसानों का आंदोलन चला और किसानों की मांग है, बिल्कुल जायज मांग है। इस देश में जिसमें 60% लोग कृषि पे निर्भर करते हैं, वहां पे कृषक हैं, उनके मजदूर हैं जो उनके यहाँ काम करते हैं। अगर उनकी इनपुट कॉस्ट 25% बढ़ जाएगी और उनका विक्रय मूल्य 2% बढ़ेगा तो वो कष्ट में आएगा। जब तक देश का किसान सुखी नहीं होगा, देश सुखी नहीं हो सकता। यही महात्मा गांधी ने कहा था, यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि सरकार का मात्र एक काम है कि गरीबों को अमीरों के शोषण से बचाया जाए। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो लास्ट पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा हुआ आदमी है, निर्णय लेते समय ये देखा जाए कि उनको उनका लाभ हो। तो मेरा निवेदन ये है, महात्मा गांधी की नहीं थी। प्लीज गेट योर फैक्ट्स राइट। और दूसरी बात, एक करके सर, एक देखिए, एक मिनट जरा सुन लेते, पहले उसके बाद काउंटर कीजिएगा। मैं कोई राजनीतिक, अखिल स्वामी जी बस 2 मिनट। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं कोई प्रवक्ता किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं केवल अर्थशास्त्र का छात्र हूं। अगर 3% लोगों की पिछले 2 साल में 3% लोगों की इनकम बढ़ी है, बाकी 97% लोगों की इनकम या तो कम हुई है या स्थिर हो गई है, चिंता का विषय है। जिनका 6 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो आज बढ़ के 18 लाख करोड़ हो गया है। गरीब जो है बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आया था, 20 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए हैं। लोगों की नौकरियां छूटी हैं, सरकारी नौकरियां नहीं भर रहे हैं आप, प्राइवेट सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। सवाल पूछना चाहता हूं, यू आर इकोनॉमिस्ट, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं जी। मेरे 2 सवाल हैं मात्र जी, और अगर आप बता पाए जी। आप कैसे देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर, किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर एक इकोनॉमिक सेक्टर को, एक इंडस्ट्री को, कृषि भी एक इंडस्ट्री है, आप कैसे किसी भी इकोनॉमी के अंदर एक इंडस्ट्री को कंप्लीट पेट्रोनेज देके बाकी इकोनॉमी को अपलिफ्ट करेंगे? एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है सर, जो आज आप ये बोल रहे हैं कि ये नीचे हो गया, वो हो गया, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जो टोटल इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पे आ गई थी इन द फर्स्ट, मेरे को असल में दूसरे चैनल पे जाना है, तो मैं 1 मिनट में अपनी बात कह दूं। देखिए, वास्तविकता ये है कि लोगों की इनकम कम नहीं हुई, 3% लोगों की इनकम 3 गुनी बढ़ी है। और वो 3% लोग वो हैं जो शेयर मार्केट में हैं। जो मुकेश अंबानी साहब का जो नेट वर्थ था वो 2 लाख करोड़ का था, 6 लाख करोड़ का है। जो लोग शेयर मार्केट में निवेशित थे वो उनकी इनकम 2 गुनी हो गई है, क्योंकि शेयर मार्केट डबल हो गया है। जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उसको, जिसको चोट लगी है उसको दवा दीजिए ना। जिनका हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है, जिनका जिनका फैट बढ़ गया है, जिनको चर्बी बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, और क्यों खिला? मुझे पता चला है सर, आपको जाना भी है सर। ठीक है, जी, बहुत शुक्रिया अखिल स्वामी जी, बहुत शुक्रिया। भाग क्यों रहे हैं? हाँ, नहीं भाग नहीं रहे हैं, उनको पहले से शेड्यूल तय था उनका सर। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। एक मिनट मलिक साहब, ठीक है। एक इंडस्ट्री को 100% पेट्रोनेज देंगे तो बाकी जो अर्थव्यवस्था के आयाम है इस देश में, आप उनको क्या जवाब देंगे एक, और आप उनको कैसे बचाएंगे? ठीक है, ठीक है। ओंकार सिंह जी को जरा जोड़ लेता हूँ। राय सिंह जी आता हूँ, एक एक करके सभी से रिएक्शन ले रहा हूँ इसमें। ओंकार सिंह जी, इस बजट को लेकर के आईएनएलडी का इस पर रिएक्शन क्या है? कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव के जो संकेत दिए जा रहे हैं, कहा जा रहा है तकनीकों का सहारा लेकर के कृषि क्षेत्र को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन क्या आप इस बढ़ावे से खुश हैं, या इस बजट से आपको नजर आता है कि कुछ लॉन्ग टर्म विजन है इसमें? भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है भाई साहब? बिल्कुल सर, बिल्कुल, अपनी बात रखिए। भाई साहब, मैं तो ये कहना चाहूंगा, आम जनता को सिर्फ
कुछ क्षेत्रों से मतलब है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, व्यापार और रोजगार। मैं अपने भाई रमन मलिक से यह पूछना चाहता हूं, इस बजट में आपने क्या व्यवस्था करी रोजगार बढ़ाने की? मैं अब सुन रहा था अमित शाह जी को, उन्होंने बोला कि हम 30 लाख रोजगार देंगे। वो 30 लाख रोजगार क्या हवा में पैदा हो जाएंगे? ऐसी कोई व्यवस्था तो होगी। और जहां तक मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने बोला था 2022 में किसानों की आय डबल कर देंगे। तो कृपया बताएं, किसानों की आय डबल हुई? आय डबल नहीं हुई, लेकिन उनके खर्चे जरूर 1.5 गुना 2 गुना हो गए। इन्होंने क्या किया? खाद्य सब्सिडी में रकम कम कर दी, मनरेगा में रकम कम कर दी, और खाद सब्सिडी में रकम कम कर दी। एमएसपी पे जो बजट बनाया गया था उसको भी कम कर दिया। आम आदमी को क्या मतलब है आयकर की छूट बढ़ी या नहीं बढ़ी? एक समय था जब बजट आता था, हर एक व्यक्ति की नजर बजट के ऊपर होती थी, वो ध्यान से सुनता था आदमी उस बजट को। लेकिन अब ऐसा समय आ गया, हर एक व्यक्ति सुनना ही नहीं चाहता इनको। मोदी जी की शक्ल देख के टीवी बंद कर दिया जाता है। लोगों को पता लग गया सिर्फ जुमले हैं। मोदी जी बोल रहे थे हमने शौचालय बना दिए। अरे खाने के लिए ही कुछ नहीं है, शौचालय क्या जाएगा? मोदी जी बोल रहे थे गैस सिलेंडर हमने घर घर दे दिए। गैस सिलेंडर का रेट भी बता दीजिए, मेरे खाते में भी, दुनिया के खाते में भी 7.5 रुपए सब्सिडी आती है। इन्होंने नारा दिया था 2022 में सबको घर दे देंगे। क्या सबको घर मिल गया? और मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूं, कोरोना काल में गुजर रहे हम, कोरोना व्यवस्था से निपटने के लिए, अपना स्वास्थ्य स्ट्रक्चर और बढ़ाने के लिए आपने क्या कोई योजना लाई? आप कह रहे हो 400 गाड़ियां नहीं चलेंगी। अरे भाई, एयर इंडिया बेच दिया, गाड़ियां बेचने की आपकी तैयारी है। आपके अंबानी अडानी ने कह दिया होगा 400 गाड़ियां और ले लो, खरीदनी तो उन्होंने ही है। ठीक है। और मैं रमन मलिक से एक बात पूछना चाहता हूं, हाँ। कोरोना काल में 20 लाख करोड़ का पैकेज, ये मेरे भाई 20 लाख करोड़ में जीरो कितनी होती है बता दे, मैं मान जाऊंगा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज। इस बीच हमारे साथ उद्योगपति अजय जुनेजा भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अजय जी बहुत स्वागत है। ठीक है ओंकार सिंह जी। भाई साहब, हाँ। छोटे उद्योग, मझोले उद्योग, माइक्रो इंडस्ट्री हाँ। आज डूब चुकी है। एनपीए हो चुके खाते। धरातल पे किसी बैंक में जाके देखो, आप डिजिटलाइजेशन की बात करते हो, मैक्सिमम छोटे उद्योग एनपीए होके वाइंड अप हो गए हैं। सरकार ने कुछ किया? चलिए ठीक है, इस पर जरा जवाब ले लेते हैं। लेकिन जरा किसान नेता को भी शामिल करते हैं। कृषि क्षेत्र में कितना बदलाव? वीरेंद्र हुड्डा जी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में हैं। वीरेंद्र जी, किसानों के लिए आप क्या नजर आ रहा है? आपको कुछ मिला है? सरकार ये कह रही है कि आपके आने वाले समय के लिए किसानों के लिए बहुत हद तक राहत मिलने जा रही है। बात तो बड़ी सुथरी कर रहे हैं, नवा बात करते हैं बीजेपी वाले। ग्राउंड पे कोई कहानी नहीं। आप देखिए, कृषि बजट में कटौती कर दी। 2020 में, सन 2020-21 का जो बजट दिया उसमें उस टाइम 1,11,171 करोड़ का था। 2021-22 का बजट दिया उसमें 98,000 करोड़ का 34% घटा दिया इन्हें। अब 2022-23 का जो बजट पेश किया है इसमें 73,000 करोड़ यानी कि 25.5% कटौती कर दी। और ये कहते हैं किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। इन्हें किसान बतावेगा जब इसके द्वारा वोट लेने जाएंगे। जो हिंदुस्तान का किसान जागने लग रहा है, और ना जाग गया था हम 2024 तक साथ जगा जाएंगे। ये बाजे नहीं ठाऊंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। जिस ढंग से किसान को जो पीस रहने है, अरे किसानों का कोई आवाज उठाता है, गाड़ियों के नीचे रौंदा जाता है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, बहुत अच्छा बजट है किसान के लिए, नौजवान के लिए, मजदूर के लिए। और मजदूर में भी कटौती कर रखी है। मजदूरों के मनरेगा काम देखिए आप, इनने कोई चीज छोड़ी क्या? कोई वर्ग छोड़ा है? इनकी तो एक का आइडियोलॉजी है, एक का विचारधारा लागा। मैंने जो लिखा करता है इनका क्या, गुरु गोल 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 वर्कर बताओ हैं, जो अंतिम व्यक्ति की बात बताओ करता था वो, उसने लिख रखा अपनी किताब में 95% जनता ने गरीब बना दो अगर तुमने लंबे टाइम तक शासन करना है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये जागती जमीन वाला हिंदुस्तान है। कहाँ पढ़ के आयो गुरु जी?
पढ़ के नहीं, सच्चाई से व्यक्त करा रहा हूँ मैं आपको। मलिक साहब आप ही पढ़ के आए हो, आप बात तो अनपढ़ बैठे हैं। आप जो है ना, अरे भाई न्यू सुनने की क्षमता रखते हैं। एक सिर्फ बीजेपी वाले पढ़ के आए हैं, बाकी सारे तो अनपढ़ हैं। किसान की बात को सुनना ही नहीं चाहते आपको। हमने 13 महीने किया, सड़कों बैठे रहे। जो प्रधानमंत्री निधि जाती है 6,000 रुपए साल का जाता है, वो आज की स्थिति ये है, प्रधानमंत्री की जनता सुनना नहीं चाहती है, प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनना चाहती है। प्रधानमंत्री के फोटो देखते ही चैनल को ऑफ कर दिया जाता है, पेट्रोल के चैनल को बंद किया जाता है। घट गया वो तो अलग से। ये ऐसे बताते हैं, ऐसे प्रस्तुत करते हैं दबा दबा के बात को, जैसे अपने घर से दे रहे बीजेपी वाले। हमारे पर दूसरी, आप कौन सा अपने घर से, आप तो टैक्स आप लोगों ने बात सुनिए, आप तो टैक्स नहीं देते हो। आप लोगों ने जो फसल बीमा योजना के तहत 2019 में 44 लाख किया है। अब आप किसानों पे टैक्स लगाओगे, आप की बात कर रहे हो, एजेंट हो आपको भाई खेती बाड़ी की अब आप किसानों पे भी टैक्स लगाओगे। आप देखिए, आप 76,000 करोड़ बोल रहे हो, क्या बातें कर रहे हो यार। अच्छा ठीक है हुड्डा साहब एक मिनट जरा, अब जरा जवाब ले लेते हैं। कई सवाल आपने कर लिए, मलिक साहब जरा जल्दी से जवाब दीजिए। राय सिंह जी और अजय जी, मैं आता हूं जरा। बोल रहा हूं कि ये तीनों चीजों को जो इरिगेशन के ऊपर लगा रहे हैं, पहले वो किसानी में जोड़ दिया जाता था, उसके अलावा जो 6,000 रुपए साल का सभी किसानों को जा रहा है वो जोड़ लीजिए, उसके अलावा 2,73,000 70,000 करोड़ के करीब और एक्सपेंडिचर जो MSP का वो जोड़। अब आप ये बोलेंगे कि किसानी के लिए कुछ दे ही नहीं रहे हो, तो ये फिर हास्यास्पद हो जाता है। बजट घटाने लग रहे हैं, कटौती करने लग रहे हैं, इस प्रकार से सरकार दे रही है। अगर कल को ये बोले जितना देश में उर्वरक पैदा हो रहा है, जितना देश में बीज पैदा हो रहा है, जितने ट्रैक्टर पैदा हो रहे हैं, सभी इनको लेने पड़ेंगे, ऐसा हो जाता है क्या? मैं ये सिर्फ बात कर रहा हूँ कि जब ये बोलते हैं कि ये जी 1,17,000 करोड़ से 76,000 करोड़ हो गया, तो उसमें कम से कम बाकी की जो चीजें जो इनडायरेक्ट मीन से इनके पास जा रही हैं, जो पहले उसमें सम्मिलित होती थी, उनको जोड़ के देख लें कितना जोड़ आया। ठीक है, राय सिंह जी को जरा जल्दी से जोड़ रहा हूँ। राय सिंह जी जरा जल्दी से बात पूरी कीजिए, उसके बाद अजय जी आपके पास आता हूं। देखिए घाली जी, मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता बीच में टोकते हैं, अपनी बात को रखने का बार बार जुमलों का प्रयास करते हैं, तो इस प्रकार की संवाद की प्रक्रिया में सुनना भी चाहिए आपको। अब आप जोर दे रहे हैं मेरे मित्र रमन मलिक जी कि क्या एक ही वर्ग को, एक ही उद्योग को या एक ही किसी प्रोफेशन को अधिक बजट कैसे दे दे? इनका सीधा सवाल और सीधा संबंध कृषि से है, मजदूर से है। अब 80% जब देश का अर्थव्यवस्था जो है और उसके साथ साथ मिले दूसरे सभी साधन कृषि के साथ जुड़े हैं, तो रमन मलिक जी क्या एग्रीकल्चर को छोड़ दें? आपकी नजरों के चश्मे से क्या इस देश के किसान को मरने के लिए छोड़ दे सड़कों पर? किसान क्या मांगा है? किसान ने मांगा है कि मुझे MSP दो, मेरा मजदूर खुशहाल रहेगा, मेरा परिवार आगे बढ़ेगा, देश की प्रगति होगी, तरक्की होगी। लेकिन आपने MSP के बजट को कम कर दिया। 70 साल में आपने क्या दिया? 70 साल में हमारे बजट में MSP को बढ़ाया। 70 साल में आपने क्या दिया राहुल गांधी? अरे आपको 20 और उसके अलावा बीमारी, मैं आज आपसे पूछता हूँ, आप अपनी पहले बीमारी को पूछ कीजिए, आप अपने चरित्र को, अपनी नियत को ठीक रखिए। आपको नहीं पता बीमा फसल योजना आपने व्यापारी के हाथ में दे दी, आज तक किसानों की बीमा उनको नहीं मिली, जल्दी कंपनी को बीमा पूरा दे दिया। अरे आप जो है अच्छा ठीक है मलिक साहब, राय सिंह जी एक मिनट जरा, ठीक है। कृषि क्षेत्र को क्या मिला है ये तो हमने देख लिया है, ये तो हमने समझ लिया है, आरोपों के तीर तो चल रहे हैं, लेकिन मैं जरा ठीक है, जो कोरोना संक्रमण के बाद आर्थिक रूप से जो नुकसान पहुंचा पूरे देश को, उस अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस बजट में क्या नजर आया है जरा, ठीक है। उद्योगपति भी हमारे साथ है, राय सिंह जी उद्योगपति भी हमारे साथ है, जरा उनको भी सुन लेते हैं, उसके बाद एक एक करके बाकी सभी मेहमानों से एक एक रिएक्शन लूंगा, ठीक है। अजय जुनेजा जी, अब ये बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अर्थव्यवस्था को बहुत हद तक जब नुकसान पहुंचा, तो इस बजट से आपको लगता है कि कहीं स्टेबिलिटी मिलती है, कुछ सपोर्ट मिल रहा है? अभी तक देखिए जो अभी बातें चल रही हैं, मैं सुन रहा था, रमन मलिक जी को भी सुना मैंने, ओंकार जी को भी सुना और राय सिंह जी को भी। ऐसा नहीं है कि इस बजट के अंदर कुछ नहीं किया गया। जो एम्प्लॉयमेंट की बात ओंकार सिंह जी ने कही है, उसमें मैं कहना चाहूंगा कि जितनी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है
और जो अभी इस बजट के अंदर इन्होंने कमिटमेंट की है, अगर इतना सब कुछ किया जाता है, ये जो गति शक्ति की जो बात की गई है और जिसके अंदर कहा गया है कि भाई हम नए पोर्ट्स बनाएंगे, नई रेलवेज लेके आएंगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, नए हाईवेज क्रिएट किए जाएंगे, उससे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और उससे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डेवलपमेंट होती है उससे ओवरऑल ग्रोथ होती है कंट्री की। और कंट्री की ग्रोथ उसी से पता लगती है जिससे कि जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। एम्प्लॉयमेंट अभी कहीं और से जनरेट होने वाली नहीं है, ये प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट जितने भी आने वाले हैं, जो रोड रेलवेज आएंगी, जो 400 नई ट्रेनें की बात की गई है, 100 कार्गोज की बात की गई है, 100 कार्गो इन्होंने जो पोर्ट्स निकालने हैं उससे जो आएगी, एक्सप्रेस वेज से आएगी, इससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। एमएसएमई सेक्टर की अगर हम बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, तो उसको काफ़ी बेनिफिट दिया है। ECLGS जो स्कीम चल रही थी, जो इन्होंने हमें पहले की गई थी, उसको एक बढ़ाया गया है। और जो नए हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए थे, स्टार्टअप्स के लिए थे, उसकी 1 साल की जो एक्सटेंशन दी गई है, दैट इज ऑल्सो इन एडवांटेज ऑफ फॉर द। अच्छा अजय जी, एक चीज मैं और आपसे समझना चाह रहा हूँ, एक उद्योगपति होने के नाते आपने क्या देखा, क्योंकि कोरोना के बाद से जब एक वॉर जो है वो चाइना के साथ कोल्ड वॉर के तौर पर जो भारत की छिड़ी, उससे ये माना गया कि इससे भारतीय जो कंपनियां हैं, छोटे उद्योग हैं, उनको बहुत ज्यादा बूस्टअप मिलेगा, उसको फायदा मिलेगा। क्या आपको नजर आया कि उससे जो छोटे छोटे उद्योग है, एमएसएमई सेक्टर के जो जितने लोग हैं, उनको क्या इसमें वो जगह मिली है जो मिलनी चाहिए थी? बिल्कुल मिली है, इससे काफी एडवांटेज हुआ है, इंडस्ट्री काफी ग्रो कर रही है, बिजनेस काफी आ रहा है। अभी मेक इन इंडिया का जो स्टार्ट किया है हमारे मोदी जी ने स्टार्ट किया है, देखिए छोटे उद्योग, ज्यादातर उद्योग ना खत्म होने में। अच्छा एक बारी बात तो पूरी होने दीजिए। अच्छा ओंकार जी, राय सिंह जी, एक मिनट जरा सुनिए तो सही। एक मैं आपसे भी रिएक्शन लूंगा, जरा उनकी पहले बात तो पूरी हो जाए, उसके बाद मैं रिएक्शन लूंगा आपसे। हाँ अजय जी, बात पूरी कीजिए। अपने टीवी चैनल पर बैठकर ऐसे अजय जुनेजा जी, बात पूरी कीजिए। राय सिंह जी, ओंकार सिंह जी, एक मिनट जरा सुनिए ना, पहले सुन तो लीजिए एक बारी। सर पहले सुन तो लीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रखना ना, एक बारी सुन लीजिए। अजय जी बात पूरी कीजिए। हाँ अजय जुनेजा जी, बात पूरी कीजिए। करा रहे हो, कोई कुछ बोल रहा है तो मतलब अगर इनके खिलाफ बोलेगा तो ये उनको भेड़ियों की तरह नहीं, राय सिंह जी प्लीज इस तरीके से नहीं। राय सिंह जी जरा सुनिए ना, पहले सुन तो लीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिएगा। अजय जी बात पूरी कीजिए। ऐसा है, एमएसएमई की जहां तक बात कर रहे हैं, छोटे उद्योग की बात कर रहे हैं, छोटे उद्योग को काम बहुत मिला है। अभी जितना भी मेक इन इंडिया के साथ जो स्टार्टअप है, जितना भी यहाँ पर आप मेरी बात को समझिए, लार्ज इंडस्ट्रीज को जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कर रही है। राय सिंह जी जरा सुन तो लीजिए, उसके बाद सवाल कर लीजिएगा। सवाल करिए, मैं आपको सवाल का जवाब देता हूं। होगी, छोटे उद्योग कोरोना काल में खत्म हो चुके हैं। आपको कोरोना काल में जो कोरोना काल में 20% का मैं जवाब देने वाला हूँ, सरकार के लिए मैं जवाब दे रहा हूँ। अच्छा सुन तो लीजिए सर, अगर आप सवाल कर रहे हैं तो जरा सुन तो लीजिए एक बारी, जवाब तो सुन लीजिए। ओंकार सिंह जी एक मिनट, ठीक है अजय जी जरा जल्दी से बात करिए। ओंकार सिंह जी प्लीज सुन लीजिए ना, इस तरीके से हमें ECLGS स्कीम दी गई थी, इसके अंदर हमें 20% का एक्स्ट्रा पैसा दिया गया कि आपकी जितनी लिमिट्स हैं वो मुफ्त पैसा दिया, उसकी कोई गारंटी नहीं दी गई। ऊपर दिया, उसके ऊपर ब्याज पे ब्याज लग रहा है, गारंटी नहीं ली गई, उसमें कोई गारंटी नहीं है। ओंकार सिंह जी मेरी बात को समझिए, ऊपर ब्याज पे ब्याज लग रहा है, ब्याज पे ब्याज नहीं लग रहा है, फालतू होंगे, कोई गारंटी नहीं है। मीडियम उद्योग जो है तबाह हो चुके हैं। नहीं एक एक करके सर, एक एक करके। ओंकार सिंह जी प्लीज इस तरीके से, देखिए बहुत अच्छे तरीके से आप करते हैं, आप इस तरीके से नहीं करते हैं कभी भी डिबेट में ना। सुनिए जरा। हाँ अजय सिंह जी। जुनेजा जी मेरा सवाल है, बोलिए। एक तो कौशल क्रांति थी भाजपा की, एक इनका था स्टार्टअप और अनेक तरीके थे रोजगार देने के, उसमें आज तक कौन सा रोजगार मिला? इन्होंने वंदे मातरम जो ट्रेन की बात करी है, वो बुलेट ट्रेन कहाँ? आज तक बुलेट ट्रेन की बात की थी, उस पर कोई प्रकाश डालेगा? बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ी है सर वो तो उद्योगपति हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, वो अपने सेक्टर के बारे में बता रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आप ये सब सवाल तो आप मलिक साहब हैं। बीजेपी के नई इंडस्ट्री आई है, आपने देखा है कि कितना नई इंडस्ट्री आ रही है जस्ट स्टार्टअप इंडिया से? नहीं सर ऐसा ओंकार सिंह जी। अच्छा ठीक है, मैं जरा आप जो सवाल करना चाह रहे हैं उसका जवाब मैं मलिक साहब से लेता हूं। दरअसल मलिक साहब इसका जवाब देंगे। एक मिनट जरा सुनिए, मलिक साहब को जरा जोड़ रहा हूं। रमन मलिक जी जरा जवाब दीजिए सर। हाँ ठीक है अजय साहब एक मिनट। राय सिंह जी एक मिनट, जरा आपने कई सवाल कर लिए, जरा जवाब ले लेते हैं। मलिक सिंह जी आपने पहला सवाल किया है कि आप स्टार्टअप इंडिया के लिए बोल रहे हैं, कौन सी इंडस्ट्री आई है? स्टार्टअप इंडिया के अंदर आप देखिए, मैं आपको पूरी लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज दे सकता हूँ कि जिन्होंने स्टार्टअप इंडिया में किया है। स्टार्टअप इंडिया के अंदर नई इंडस्ट्री ने बहुत यहाँ पर स्टार्ट किया है, नई इंडस्ट्री स्टार्टअप में भी आई है, यंग एंटरप्रेन्योर्स ने किया है।
जितने आज की डेट में नए स्टार्टअप्स हमारे इंडिया में आए हैं, आप कहीं भी चेक कर लिए, वर्ल्ड में भी नंबर 1। क्षेत्र में आए हैं। अच्छा ठीक है, मैं मलिक से ठीक है ना सर, वो बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ी है सर, वो आप उनसे सवाल। एंटरप्रेन्योर्स की आपको मैं लिस्ट ऑफ की इंडस्ट्री दे सकता हूँ हर अच्छा ठीक है, मैं मलिक साहब से जरा जवाब, मलिक साहब जवाब देंगे ना सर। ओंकार सिंह जी एक मिनट, राय सिंह जी एक मिनट, अजय जुनेजा जी एक मिनट जरा, ठीक है मलिक साहब, अब जरा कई सवाल हो गए, जरा जवाब दीजिए आप जवाब दीजिए, ठीक है अजय जी एक मिनट जरा रुक जाइए, ठीक है मलिक साहब जरा जवाब दीजिए। जितने हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सब इंडस्ट्री लेके आ रहे हैं। आज की डेट में स्टार्टअप्स इंडिया में जितना आ रहा है, आप देखिए यंग एंटरप्रेन्योर्स कितने कर रहे हैं। जितना स्टार्टअप इंडिया में हमारी यंग एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, आई वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, आपको लग रहा है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही है, लेकिन आप सिर्फ एग्रीकल्चर बेस पे मत देखिए। बहुत कमाल है, बहुत स्टार्टअप इंडिया में बहुत उद्योग स्थापित हुए नजर नहीं आ रहे। जो छोटे उद्योग एनपीए हो गए, ब्याज नहीं दे पाए कोरोना काल के अंदर, वो नहीं नजर आ रहा है इनको। स्टार्टअप इंडिया वक्ता ही लगते हो। बुलेट ट्रेन की बात है कि 400 ट्रेनें नई स्टार्ट करने की बात हो रही है, 100 पोर्ट्स नए आ रहे हैं, हाईवेज आ रहे हैं। पहले से चलिए सर, इस तरीके से नहीं, ठीक है एक एक करके सर, एक एक करके। चलिए मुझे माफी के साथ रोकना पड़ेगा, समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बजट तो सामने आ चुका है, बजट से कितनी उम्मीदें थी वो सब आपने तय की हुई थी, लेकिन कितना कुछ मिला है वो अब आपके सामने भी है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।